वीरेंद्र कुमार गोयल जी कह रहे हैं, धनंजय जी नमस्कार सर जी, आई हैव नोटिस्ड that you have started some new debates on several specific topics. Will please share the timing for the same? Thanks. अरे आपके पास अगर सब्सक्राइब किया और आइकॉन बजाया हुआ है बेल आइकॉन, तो आपके पास तो नोटिफिकेशन जाता होगा। वैसे मैं बता दूं आपके बहाने में, और जो हमारे साथी नंबर में हैं और जो नए जुड़े हुए हैं उनको बता दें, या जो नहीं जानते, कि सुबह 10 बजे हम एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें हर स्टेट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पॉलिटिकल, खास करके पॉलिटिकल एंगल को, और उसमें समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो इस तरह के जो नफरत की भाषा है उसको कैसे लगाम लगाई जा सकती है, कैसे उसको काउंटर किया जा सकता है, कौन है जो काउंटर करेगा। और धनंजय जी, धनंजय जी जी, मैं एक लाइन में खत्म करूंगा। मैं छूट गया कि आप जो बोल रहे हैं कि लगाम लगाने की बात जो आपने की, तो इस भाषा के ऊपर लगाम लगाने के लिए हमारे पास प्रावधान है। हमारे पहले इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 153 ए का एक प्रावधान था, जिसमें हेड स्पीच के लिए 3 साल तक का मतलब पनिशमेंट का प्रावधान था। और अभी हाँ, और अभी जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसके 196 सेक्शन 196 में भी ये इसका प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई अपमानजनक अगर बात करता है, या कोई कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने वाली कोई बात करता है, या समाज में उसका कोई प्रभाव होता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इनको मालूम है कि कानूनी कार्रवाई कौन करेगा। इनको मालूम है कि पुलिस स्टेशन में जाके कोई एफआईआर लिखवाने के लिए जाएंगे तो ये एफआईआर तो रजिस्टर होगा नहीं। आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा नहीं। जो हमारे उनका नाम क्या था, राजीव कुमार साहब थे, मुख्य निर्वाचक आयुक्त, उन्होंने निर्वाचन आयुक्त, उन्होंने कभी किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया आज तक? तो इनको मालूम है कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो हमारे साथ खड़े हैं, तो हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इसीलिए वो इस तरह के भाषा का प्रयोग करने का हिम्मत करते हैं। जी, बहुत सही कहा आपने, अच्छी जानकारी दे दी। शैलेंद्र भाई, कौन लगाम लगाएगा? आप तो जो है जमीन पे उतर के लोगों से मिलते रहते हैं, संस्थाओं में काम करते हैं, मजदूरों के साथ काम करते हैं। भाई साहब ने बता दिया कि जो है सैयद भाई ने, कि धारा इतना के अधीन जो है वो है कि आप 3 साल की जेल हो सकती है हेट स्पीच के लिए। लेकिन कौन जेल भेजेगा? और जेल भेजेगा तो जेल में भी भारी पड़ जाएगा, पकवान खिलाना पड़ेगा वहाँ। बहुत सारे गुंडे जेल गए हुए हैं, बाबा भी जेल गए हुए हैं। तो जेलर बेचारा परेशान रहता है कि क्या क्या भगवान का भोग चढ़ाएं, नहीं तो हमारा भी बेड़ा गर्क कर देंगे। तो लेकिन अब सवाल, बड़ा सीरियस सवाल है कि ये हेट स्पीच पे लगाम कैसे लगे, कौन लगाएगा लगाम? कुछ समझ में आ रहा है आपको? हेट स्पीच पे अल्टीमेटली जैसे जनता ही जैसे लगाम लगाएगी, इंस्टीट्यूशंस जब जैसे करप्ट हो जाते हैं और उनको जैसे बंधक बना लिया जाता है, तो अंततः उसके जो भोगी होती है वो जनता होती है। और नफरत एक शाश्वत मूल्य बोध नहीं है। प्रेम, दया, करुणा ये मानवीय मूल्य बोध है जिसने आपको जानवरों से बिलगा के मनुष्य बना दिया। तो अगर मनुष्य के रूप में आपको सरवाइव करना और जिंदा रहना है, तो आपको आखिरकार वहां लौटना पड़ेगा। इसीलिए नफरत की एक मियाद होती है और ये मियाद चूक जाएगी। और जहां तक भाषा का सवाल है, तो उर्दू जैसे कोई पाकिस्तानी भाषा या जैसे विदेशी भाषा नहीं है। पाकिस्तान में बोली जाती है तो वो इसलिए बोली जाती है कि वो पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, वरना आप कोई एक मुस्लिम देश बताइए जहां उर्दू बोली जाती हो। अरब में अरबी बोली जाती है, अफगानिस्तान में दरी और पोस्तो बोला जाता है, आप ईरान में चले जाइए तो वहां फारसी बोला जाता है। कौन सा ऐसा मुस्लिम मुल्क है जहां उर्दू बोली जाती है? तो ये कुपढ़ लोग हैं। ये देश जो है सो सामूहिक मूर्खता के उत्सव में डूबा हुआ है, और पाखंड और जैसे हुलीगन्स के हवाले, जिसको कहते हैं गुंडों के हवाले, सड़क छाप गुंडों के हवाले जैसे इस जीवन के, इस देश के नागरिक लाइफ को उसके अधीन कर दिया गया है। और किसने आपको कहा कि उर्दू जैसे कठमुल्ला बनाने वाली भाषा है? उर्दू प्रेम और विद्रोह की भाषा रही है। उर्दू में फैज पैदा हुआ जिन्होंने कहा कि दरबारे वतन में जाने वाले जब सब एक दिन जाएंगे,
कुछ अपनी जजा ले, अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा ले पाएंगे। खाक नसीनो उठ बैठो के वक्त करीब पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। तो ये जो फैज कह रहे हैं इसी में उस बात का संदेश छुपा हुआ है। वो वक्त करीब पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे, जब टूट गिरेंगी जंजीरें, जब जिंदानों अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठेंगे तो तिनको से न टाले जाएंगे। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, सर भी बहुत है बाजू भी बहुत है, कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। ये फैज कह रहे हैं। और उस फैज को जैसे उर्दू में लिखने के लिए वहां की पाकिस्तानी तानाशाही ने जेल की सजा जैसे बख्शी। आधी से अधिक उम्र तो उनकी जेल के अंदर गुजर गई और बाकी की उम्र जैसे निर्वासन के अंदर गुजरी। और आप देख लीजिए ना, फैज तो मान लिया क्रांतिकारी शायर हैं। सौदा को मैं याद कर रहा हूँ। सौदा कह रहे हैं कि काबा अगर टूटा तो क्या जाए गम है से, कुछ कसरत दिल नहीं कि बनाया न जाएगा। वो कह रहे हैं कि काबा अगर टूट गया तो बर्बादी का मातम क्यों मनाते हो, वो फिर से बना लिया जाएगा। दिल तो नहीं टूटा है कि फिर बनेगा ही नहीं। तो ये जो क्रांतिकारिता है, और स्वयं जैसे गालिब कहते हैं कि हमको भी मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का खातिर गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये विद्रोह है, परंपरा के खिलाफ विद्रोह है। तो ये मोहब्बत की भाषा है, ये इंसानियत की भाषा, और सबसे बढ़ के हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके गर्भ से निकली हुई भाषा है। उर्दू का जन्म नहीं हुआ था तो खड़ी बोली का भी जन्म नहीं हुआ था, खड़ी हिंदी का विकास नहीं हुआ था। तब हम बोली बोलते थे। बोली का मतलब जैसे अवधी था हमारे पास, बुंदेली था हमारे पास, भोजपुरी था हमारे साथ, लेकिन देवनागरी लिपि में साना बसाना एक भाषा विकसित हुई और फिर हिंदी और उर्दू का भी भेद मिटा और हम एक खास किस्म की हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। रोटी आप कहते हैं, जिला आप कहते हैं, गुलाब जामुन आप कहते हैं, ये खबर आप कहते हैं, अखबार जब आप कहते हैं, रुमाल जब आप कहते हैं, कागज जब आप कहते हैं, किस किस चीज को आप बाहर निकालिएगा। तो ये मूर्खता का जश्न इस देश के अंदर चलाया जा रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि भाषा जैसे मनुष्य के अंतस जगत को संप्रेषित करता है। तो अंतस जगत जब खाली हो जाता है और वहां जब घृणा और नफरत भर जाती है तो भाषा भी उसी के अनुरूप जैसे संवाद ग्रहण करना शुरू कर देती है। तो जिसके हृदय में जैसा होता है उसके पास वैसी ही भाषा होती है। और इस मुल्क को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नफरत के अलावा कोई चीज नहीं है। इसीलिए उनके मुंह से नफरती भी निकलेगा और अश्लील भी निकलेगा। और बाजार की सत्ता ने जिस तरीके से भारत का कमोडिटिफिकेशन किया तो अश्लीलता का आना तो एक लाजमी बात थी। और उस अश्लीलता के आने से आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अश्लील नजारे क्या हैं? एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है और ममता के साथ अपने बच्चे को देख रही है। एक पेंटर जैसे उस नग्न स्तनों को चित्रित करता है। ये अश्लीलता नहीं है, ये मातृत्व की कलात्मक पराकाष्ठा है। लेकिन जब आप जैसे उसको भोग की और लालसा की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं तो अश्लीलता जैसे वहां जैसे अंतर्निहित होती है। इसलिए न इनको अश्लील मालूम है, न अश्लील मालूम है, न ही इनको जैसे भाषा की समझ है। ये बौद्धिक रूप से दरिद्र और सांस्कृतिक रूप से शून्य लोग हैं। वो हिंदुस्तानी संस्कृति को नहीं जानते हैं। शकील बदा, मैं जब छोटा था तो कभी कभी घर से निकलता था तो मुझको मंदिरों में बजता हुआ एक गीत सुनाई पड़ता था। आप सोच रहे होंगे कि मैं उस गीत का जिक्र क्यों कर रहा हूं। आपने सुना होगा, बैजू बावरा फिल्म का गीत है, पुराने लोगों को मालूम है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। इस गीत को लिखा शकील बदायूनी ने, धुन बनाई नौशाद ने और गाया मोहम्मद रफी ने। लिखने वाला मुसलमान, गाने वाला मुसलमान, धुन बनाने वाला मुसलमान, और बजता है मंदिर में। यह है हमारा हिंदुस्तान। कुछ लोगों को यह हिंदुस्तान मंजूर नहीं है, तो उनको यह हिंदुस्तान नहीं मंजूर है, इसीलिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर अभी एक नफरत का ज्वार आया हुआ है और लोग जो है सो वो जब भी दुनिया के अंदर जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती है तो इस डिस्पैरिटी को डिसॉल्व करने के बजाय आप एक जैसे नकली दुश्मन की तलाश कर लेते हैं और घृणा से संचालित होके सारे सवालों से भागने का, यानी कोर कैपिटलिज्म जो है, लुटेरी जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उस लुटेरी पूंजीवादी व्यवस्था का धर्म से कोलैबोरेशन होता है और इस कोलैबोरेशन की वजह से जनता के मुद्दों पे वो रेत डाल दिया जाता है। तो अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। जितना इकोनॉमिक क्राइसिस डिपेंड होगा यही होगा मामला। एक जगह फैज लिखते हैं, कुएं जाना है कि मक्तल है कि मैं खाना है, कुएं जाना है कि मक्तल है कि मैं खाना है, आजकल क्या सूरत बर्बादी याराना है। यानी महबूब की गली में
मैं खाने में या कहीं और बर्बाद हो रहे हैं। तो जब आपका आंतरिक जगत शून्य हो जाता है और आप खाली खाली हो जाते हैं, तो आप दो तीन जगह आते हैं। जिंदगी की निरर्थकता बोध जैसे या तो आपको खाने ले पहुंचती है, आपको एडिक्ट बनाती है, या किसी बाबा के आश्रम में लेके पहुंच जाती है, जहां जैसे वो कहते हैं जगत माया है, मिथ्या है, कहाँ ही चक्कर में पड़े हुए हो, और वो अपना दर्द भुलाता है। और एक तीसरा रास्ता है विद्रोह का रास्ता। तो ये दो रास्ते जब चूक जाते हैं तो विद्रोह का रास्ता अपने आप होता है, क्योंकि यह मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती पैदा कर देता है। और भाषा के विकास के बारे में आदित्यनाथ की क्या बात करते हैं। नाथ परंपरा, नाथों और सिद्धों की परंपरा का जन्म जैसे ब्राह्मणिकल हायरार्की के खिलाफ जैसे समता के मूल्य के लिए पैदा हुआ था, और उसने क्लासिकल ब्राह्मणवाद का विरोध करके गुरु गोरखनाथ ने जैसे उस मठ की स्थापना की थी। अगर जैसे दुनिया में गुरुद्रोह का सबसे बड़ा कोई एग्जाम्पल है तो उसको आदित्यनाथ कहते हैं, जिस परंपरा का विद्रोह करते हुए गोरखनाथ ने जैसे इस संप्रदाय की स्थापना, चंद्रनाथ से लेकर गोरखनाथ ने जिन नाथों और सिद्धों की परंपरा का विस्तार किया, जैसे कबीर के यहाँ जैसे विरोध की वाणी है, जैसे नानक के यहाँ समता की वाणी है, वैसे ही नाथों और सिद्धों का विरोध था। और इस विरोध के गर्भ से जो समता के मूल्य बोध पैदा हुए, उसी मठ में एक ऐसा आदमी आया है जो अपनी गुरु के द्वारा लड़ी गई लड़ाई को रिवर्स गियर में डाल रहा है। इसीलिए मुझसे कोई पूछे कि गुरुद्रोह की परंपरा का सबसे ज्वलंत प्रतिबिंब आप किसको देखते हैं, तो मैं वहां आदित्यनाथ को बैठा हुआ देखता हूं। इसीलिए इनकी क्या बात कीजिएगा। और ये इतिहास बोध कितना शून्य है इनका। सिकंदर को मोदी जी पटना ले आते हैं, वो जैसे तक्षशिला और जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भेद भूल जाते हैं। तो ये जो पूरी ज्ञान और तर्क की जो हिंदुस्तानी परंपरा है, जिसमें जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रत्येक क्लासरूम के ऊपर लिखा हुआ है, डोंट टीच व्हाट यू कांट प्रूव, मत पढ़ाओ जो तुम साबित नहीं कर सकते हो। इतनी तर्कशील परंपरा का इस तरीके से जैसे अवमूल्यन करके एक देश को रसातल और गर्भ में डालने की जो कोशिश हो रही है, क्या बना दिया आपने इस मुल्क को। 3 बच्चे जैसे मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, माथे पे पटका बंधा हुआ होता है, रामनवमी के जुलूस में उनके हाथ पे तलवार होता है, और जब वो कस के एक्सीलेटर लेते हैं तो हम लोग चिपक के दीवार से खड़े जाते हैं कि कहीं चढ़ा मत दे, ये आप ही के बच्चे हैं जो आपसे पहचाने नहीं जा रहे हैं। हिंसा का ऐसा महिमा मंडन और नफरत को इस तरीके से इतिहास के केंद्र में प्रतिष्ठित करने की जो कोशिश है, ये मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की प्रक्रिया अर्जित की गई तमाम किस्म के मानवीय मूल्य बोधों के ऊपर आक्रमण है। और भाषा जैसे मूल्य बोध से समृद्ध होती है, और नैतिकता भी एक मूल्य बोध का हिस्सा है। तो अभी जैसे भारत की आत्मा के ऊपर जो आक्रमण शुरू हुआ है संविधान के साथ साथ, शिक्षा के लिए वो तमाम लोग आएंगे, इसीलिए आएंगे कि उनकी जिंदगी की जरूरतें वहां उनको खींच के लाएगी। और अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, यू कैन फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम, यू कैन फुल सम ऑफ द पीपुल for all the time, but nobody can fool all the people all the time। तो हमेशा जैसे जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। और इसीलिए हम ये समझते हैं कि हम अंधेरे के इस युग से मुक्ति पालेंगे। मनुष्य जाति ने अंधेरे से लड़ते हुए प्रकाश की जो भूमि अर्जित की, वहां प्रेम, दया, करुणा के जो मूल्य हुआ है, उसी ने हमको मनुष्य बना दिया। और इसी मनुष्यता ने कविता के सृजन की ताकत हमको प्रदान की। यह आक्रमण कविता के ऊपर आक्रमण है, यह आक्रमण भारत की आत्मा के ऊपर आक्रमण है, यह आक्रमण जैसे मनुष्य की सभ्यता के ऊपर आक्रमण है, और मनुष्य होने की जो न्यूनतम शर्तें हैं उसके ऊपर आक्रमण है, क्योंकि उनको मनुष्य नहीं चाहिए। क्या करता है मनुष्य? मनुष्य सवाल करता है। और इसीलिए यूनिवर्सिटीज के अंदर ह्यूमैनिटीज को कह रहे हैं कि काहे के लिए पढ़ाइएगा, इतिहास क्यों पढ़ाइएगा, साहित्य क्यों पढ़ाइएगा, लिटरेचर क्यों पढ़ाइएगा। क्योंकि लिटरेचर पढ़िएगा तो आप सवाल कीजिएगा, तर्क कीजिएगा। उनको रोबोटिक आदमी चाहिए जो रीजनिंग से मुक्त हो और जिसके हृदय में प्रेम नहीं हो, क्योंकि प्रेम जो है वो बीइंगनेस का ऐलान करता है, वो आपके होने के बोध को गरिमा प्रदान कर देता है। और गरिमा में पड़ा हुआ ऐसा मनुष्य लात मार के राज सत्ता को विद्रोह की के रास्ते पे चल पड़ता है। इसीलिए ऐसी सत्ताएं जो हैं अश्लीलता की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, नफरत उनके कोर में है। इसीलिए प्रधानमंत्री लोगों को कपड़ों से पहचानते हैं। इसीलिए ये इतिहास का एक खतरनाक दौर है, लेकिन ये गुजर जाएगा। जी, बहुत सही कहा। बहुत बढ़िया बोला। हमारे साथी सब आउटसाइड पैनलिस्ट जो है वो सब तारीफ भी कर रहे हैं। मैं सबको नहीं दिखा पाया, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं। हमारे
डॉक्टर इंदिरा यादव कह रही हैं, भाई वीरेंद्र कुमार गोयल जी देख लीजिए, ये देखती हैं डॉक्टर इंदिरा यादव जी। वो कह रही हैं सुबह का कार्यक्रम आपका प्रोग्राम बहुत ज्ञानवर्धक है, देख लीजिए। हालांकि ज्ञानवर्धक तो हमारा शाम का ही प्रोग्राम रहता है, हालांकि हम ज्ञान बढ़ाना नहीं चाहते, हम भी ज्ञान के समर्थन में नहीं है, क्योंकि इस देश को ज्ञान नहीं चाहिए। इतने ग्रंथ हैं ज्ञान के कि उसको अगर एक आदमी के ऊपर संवेदना चढ़ा ज्यादा दीजिए तो ज्यादा दब के मर संवेदना, जाएगा। ज्ञान से ज्यादा संवेदना की दरकार है। जी, इतना ज्ञान है हमारी किताबों में, इसलिए हम ज्ञान नहीं बांटना चाहते हैं। अगर चला जाता है थोड़ा बहुत छिटक करके तो मेरा दोस्त नहीं है, प्लीज इंदिरा जी। लेकिन हमारे एक साथी जो कह अरे रहे हैं, इनको इनको हिंदी ग्रामर, अच्छा सर इनको हिंदी ग्रामर जब बताइए ना, देशज विदेशज है, वो जो शब्दों तत्सम तद्भव, ये 4 शब्द के स्रोत बताए गए हैं कि भाषा का विकास कैसे होता है। तो कहते हैं कि हिंदी में कौन कौन शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो इनको बताइए तो कि भाषा ऐसे ही ओहो, समृद्ध होती है। शैलेंद्र और भाई, ऑक्सफोर्ड की शैलेंद्र डिक्शनरी भाई, ने घेराव को आपने घेराव को आपने अडॉप्ट कर जो लिया, इतना लाठीचार्ज को अडॉप्ट कर लिया, बंद को अडॉप्ट कर लिया। आपने इतना सारा बोला, मैंने इसलिए तो कहा कि ज्ञान नहीं चाहिए, इनको ज्ञान नहीं चाहिए, इनको विज्ञान नहीं चाहिए, इनको थोथा चना चाहिए जो इनके पीछे तलवार लेकर के नाच सके और इनको तख्त तक पहुंचा सके। बाकी आपने बोला ना कि गुरु गोरखनाथ ने जिस परंपरा का शुरुआत की थी उसका बेड़ा गर्क किया, इन्होंने कीचड़ डाल दिया। तो जो अपनी परंपराओं पे कीचड़ डाल सकता है वो दूसरों की परंपराओं का क्या ख्याल रखेगा। इनका इतिहास अगर किसी दिन सुनिएगा तो आप जो है मिट्टी नीचे वाली उखाड़ के बाहर फेंक दीजिएगा कि अरे यार यहाँ पे खड़ा होके सुन लिया। बड़ी कहानियां हैं, इसलिए जाने दीजिए, हमारा मुंह मत खुलवाइए। हम जो है कुछ और सुनाते हैं, बाकी प्रमोद भाई हैं बताने लगेंगे सब कहानी। हम तो लखनऊ वालों से ही सुनी हमने ढेर सारी कहानियां। प्रमोद भाई, हमारे साथी कह रहे हैं सुमित बाली जी कि तुमसे पहले जो सत्ता नसीब था उसे भी खुद के होने का इतना यकीन था। शायर का नाम याद नहीं, शायर शायर का नाम जो है शैलेंद्र भाई बता राहत सकते राहत हैं? इंदौरी है, राहत इंदौरी है, नहीं 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 उनका राहत राहत इंदौरी। इंदौरी है। नहीं नहीं नहीं, ये उनका नहीं है, ये है हबीब राहत का जालिब का है। नहीं, हबीब जालिब साहब का है। और वो कह रहे हैं कि तुमसे हबीब पहले वो जो हबीब एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, हबीब जालिब का है। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो, जो कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। जी, शैलेंद्र भाई कुछ वो बोल रहे थे आप? जिया के अमेरिका परस्ती पे एक जगह हबीब जालिब साहब लिखते हैं कि जो अगर हम भी फिरंगी के दरबान होते, ये जो अभी ट्रंप साहब के दरबान हमारे क्या कौन है सो मालूम नहीं, हाँ, जो अगर हम भी फिरंगी के दरबान होते तो जीना किस कदर आसान होता। मेरे भी बच्चे यूरोप में पढ़ते, हम हर गर्मी में इंग्लिस्तान होते। गजब की चुस्त होती मेरी इंग्लिश, बला से जो न उर्दू दान होते। हर सूबे में मेरे भी एक एक मकान होते, जो अगर हम भी फिरंगी के दरबान होते तो वल्लाह हम सदर पाकिस्तान होते। हिंदुस्तान भी उसको कर सकते हैं बदल के।